टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लाइट यानी प्रकाश, प्रकाश के अंदर प्रकाश के गुण, परावर्तन, ये सारे टॉपिक हैं। प्रकाश, समतल दर्पण, इस प्रकार जैसे प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, कैसे अपवर्तन, गोल्ड लेंस में अपवर्तन, मानव नेत्र, ये सारी टॉपिक देखेंगे इसके अंदर। आगे देखें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन की बात करते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश के गुण की बात करें, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सूर्य प्रकाश के स्रोत में निकली किरण का प्रकाश की किरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश विद्युत के आर पार वस्तु आर पर अगर जाता है तो वह वस्तु पारदर्शी होती है। वस्तु प्रकाश के चाल निर्वात के अंदर 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश के पारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। प्रकाश का परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक आंखों ग्रहण किया जाता है और इसकी संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है तथा हम वस्तु व उसका रंग देख सकते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जो प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वह प्रकाश के किरण को परावर्तित करता है तथा उस वस्तु उस रंग की दिखाई देती है। यदि लाल रंग की वस्तु को परावर्तित करता है तो वह वस्तु लाल रंग की दिखाई देती है। जब किसी वस्तु पर सभी रंगों को परावर्तित करे तो आपका सफेद रंग की दिखाई देती है। अगर सभी रंगों को अगर अस्वस्थ करें तो काले रंग की दिखाई देती है। उसके बाद डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश का करण तरंग होती है और प्रकाश उपकरण की तरह व्यवहार करती है, जिससे प्रकाश का द्वैत सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण की बात करते हैं, विवर्तन जैसी घटनाओं को प्रकाश का तरंग स्वरूप तथा उसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश का आपका द्रव्य से अन्योन्य क्रिया कर प्रकाश के कण का स्वरूप में समझाया जा सकता है। प्रकाश विवर्तन की बात करते हैं, यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों पर मुड़कर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। इस कारण से इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आगे हम प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण या विलंब बिंदु होता है। आपतन बिंदु होता है परावर्तक पृष्ठ तथा परावर्तन के नियम की बात करें, यहाँ पर सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए आपतन आई और परावर्तन आर उसके बाद में बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर विलंब या परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर आपका नियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन, आपतित या परावर्तित किरण होती है दूसरे के समांतर होती है। परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। प्रतिबिंब की बात करें, जब बिंदु पर किसी कम से कम पर परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है, प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहा जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब रियलिस्ट में प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने बनता है, पर्दे पर परावर्तित कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें, प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित नहीं करती है। प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। दर्पण की बात करें, मिरर जब एक चमकीला पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है, इसमें सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोले दर्पण। समतल दर्पण की बात करें, परावर्तक पर सीधा व सपाट होता है और ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पर समतल होता है ये आपका समतल दर्पण कहलाते हैं। समतल दर्पण है इस प्रकार से समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब विशेषता देखिए, प्रतिबिंब सदैव वाशी व सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु बिंब के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब होता है। प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। आगे देखिए, प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। प्रतिबिंब बिंब एक ही चाल से गति करते हैं। पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण कहते हैं। परावर्तन में वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। उसके गोले दर्पण या की बात करते हैं, परिभाषा ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोले होता है गोले दर्पण कहलाते हैं। गोले पृष्ठ के अंदर बाहर पॉलिश की जाती है। गोले दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण को कॉन्वेव बोलते हैं। ऐसे गोले दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होते हैं, आपके अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के अंदर बाहर की तरफ से आपकी पॉलिश लगा दी जाती है। आमने सामने वाला भाग होता है परावर्तक पृष्ठ होता है, इसके अंदर पिछला भाग होता है, यहाँ पॉलिश की जाती है। उसके बाद यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात करें, ऐसे गोली दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होते हैं या उत्तल दर्पण कहलाते हैं। या परावर्तक पृष्ठ की तरह गोली दर्पण में संबंधित कुछ परिभाषाएं देखिए। दर्पण का ध्रुव होता है जो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, इसे प्रदर्शित पीसी कहा जाता है। वक्रता केंद्र की बात, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। प्रदर्शित चीज से वक्रता के अंदर दर्पण के भाग नहीं है। अवतल दर्पण के लिए परावर्तक पृष्ठ के सामने, उत्तल दर्पण के लिए पीछे की ओर होता है। उसके बाद में वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस पर गोले के भाग में त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, सार से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य अक्ष की बात करें, गोले दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता के अंदर सी को मिलाने वाली मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस बिंदु की बात करें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का फोकस बिंदु कहते हैं। दोनों दर्पणों के लिए फोकस की अलग अलग परिभाषा है। मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण की बात करें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी की बात करते हैं, गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस ऑफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे 2f r बराबर 2f होता है। छोटे द्वारक या गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस से दुगनी होती है। द्वारक की बात करते हैं, यहाँ पर गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास आपका दर्पण का द्वारक
द्वारा कहलाते हैं। यहाँ प्रदर्शित अंश किया जाता है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर करके उसके परावर्तित प्रकाश के एक प्रकाश को एक शीट पर एक तीक्ष्ण चमत्कार बिंदु के रूप में परावर्तित करने पर छोटे समय में कागज जलने लगता है और आपको सूर्य के प्रकाश के केंद्र में उत्पन्न उष्मा के कारण होता है। यह कागज के शीट का प्रकाश के तीक्ष्ण बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब होता है। जो जिस बिंदु को प्रतिबिंब दर्पण से फोकस दूरी व सन्निकट मान करता होता है। इसी प्रकार से उत्तल लेंस में भी ऐसा होता है। कुछ देर उसके बाद देखिए आपका आगे आता है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। इसके अंदर प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन होना जरूरी है। तभी में प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपतित किरण का उपयोग किया जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होते प्रतीत होती है। यहाँ पर देखेंगे समांतर किरण मुख्य फोकस से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। अब फोकस किरण की बात करते हैं। अथवा उत्तल दर्पण के फोकस से गुजरने वाली किरणें अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से ये उत्तल दर्पण या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखें आप विलंब किरण बात अवतल दर्पण के वक्रता के अंदर सी से गुजरने वाली अथवा किरण अथवा अवतल दर्पण के वक्रता के अंदर सी को निर्देशित करता परावर्तन के बाद किसी पथ से अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, क्योंकि आपतित किरण आपके दर्पण परावर्तक के पृष्ठ पर विलंब के अनुदिश होती है। यहाँ पर इस प्रकार से वक्रता के अंदर से आने वाली किरणें उसी बिंदु से वापस लौट जाती है। तिर्यक किरण की बात करते हैं तो यहाँ पर अवतल दर्पण के बिंदु पर किसी मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरणें तिर्यक दिशा में है तो परावर्तित तथा परावर्तन के पश्चात के बातें में पालन करती है। कोण I बराबर कोण R आता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव इसके अंदर देखा आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा व आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं। बिंब की स्थिति व स्थान जहाँ वस्तु रखी जाती है प्रतिबिंब की स्थिति स्थान दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। अनंत पर बिंदु की बात करते हैं। बिंब का प्रतिबिंब अप पर बनता है। वास्तविक उल्टा होता है, अत्यंत छोटा व बिंदुवत होता है। उसके बाद वक्रता के अंदर से दूरी पर बिंब अनंत व अगर आपका सी के मध्य है तो यहाँ पर प्रतिबिंब ए बी बनता है। ए डैश बी डैश बनता है। स्थिति और फोकस और वक्रता के अंदर के बीच में होती है। आकार आपका बिंब यानी ए बी से छोटा होता है। प्रकृति वास्तविक उल्टी होती है। यहाँ पे वक्रता के अंदर उसके बाद अवतल दर्पण की बात वक्रता के अंदर पर बात करते हैं। प्रतिबिंब ए बी डैश के बराबर होता है। स्थिति आपकी क्या होती है, स्थिति सी पर बनता है। बिंब के आकार का बराबर होता है। प्रकृति वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। इस प्रकार वक्रता के अंदर फोकस के मध्य स्थित है। प्रतिबिंब आपका सी से पर होता है, वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। उसी वहाँ पर बात करें जब मुख्य फोकस पर अगर स्थित है तो प्रतिबिंब ए बी स्थिति अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। जब फोकस पर ध्रुव के बीच में है तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति एडस बीडस पृथ्वी के बीच में आपके जो दर्पण के पीछे बनता है विवर्धित बड़ा होता है, वासी व सीधा बनता है। अवतल दर्पण में दो ध्रुव मुख्य फोकस ध्रुव पी और मुख्य फोकस अप के बीच में रखा गया प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। बाकी सभी जगह पर वास्तविक उल्टा बनता है। उसके बाद अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की स्थितियाँ स्थिति देखें। अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा, प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा। वक्रता के अंदर वक्रता के अंदर अनंत पर मध्य स्थित फोकस वक्रता के अंदर के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। वक्रता के अंदर पर है तो वक्रता के अंदर पर बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा, प्रतिबिंब के समान आकार का होगा। वक्रता के अंदर फोकस के बीच में है तो वक्रता के अंदर से दूर बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। फोकस की बात करते हैं। फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, वक्रता उस वास्तविक उल्टा होगा, प्रतिबिंब बड़े से बड़ा होगा। फोकस ध्रुव के बीच में बात करते हैं। दर्पण के पीछे बनेगा, वासी सीधा होगा और प्रतिबिंब बड़ा होगा। अवतल दर्पण की बात करें आपके टॉर्च सर्चलाइट वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में इसका उपयोग जाता है। दंत विशेषज्ञ यानी अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। चेहरे पर बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर पट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अवतल दर्पण प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियाँ देखिए। यदि ये प्रतिबिंब सादा ही वस्तु के छोटे बासी व सीधे प्रतिबिंब आते हैं, इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनंत पर बात करते हैं। प्रतिबिंब तो स्थिति अनंत पर होगी, अत्यंत छोटा होगा, बिंदुवत होगा, बासी व सीधा होगा। यहाँ पर अनंत पर है तो आपका अनंत पर बनेगा, बासी छोटा होगा, ठीक है ना। अनंत पर बनेगा, अत्यंत छोटा होगा, बिंदुवत होगा, बासी सीधा होगा। उसके बाद में आपका अनंत व ध्रुव के बीच में कहीं पर भी स्थित प्रतिबिंब एडस बी डैश यानी पी व एफ के बीच में दर्पण के पीछे बनेगा और छोटा होगा, बासी व सीधा होगा। उसके बाद अवतल दर्पण की स्थिति देखें। अनंत पर है तो दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा, बासी व सीधा होगा, अत्यंत छोटा होगा। और अनंत व ध्रुव पर के बीच में कहीं भी स्थित है, दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के बीच में बनेगा, बासी व सीधा होगा, छोटा होगा। दर्पण के उपयोग की बात करते हैं। वाहनों के आपके साइड मिरर के रूप में, दुकानों पर इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। टेलीस्कोपी में भी इसका उपयोग एटीएम मशीनों में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट आपके रिफ्लेक्टर के रूप में करते हैं। बड़े क्षेत्र में प्रकाश प्रसार करने में सक्षम होता है। नोट उत्तल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब आकार में छोटा, अवतल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब आकार में आवृत्त बड़ा होता है। एक छोटे अवतल दर्पण के द्वारा किसी उच्च भवन पर पेड़ व आपके पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है।
ये छोटे उत्तल दर्पण के द्वारा किसी भी जो भवन व पेड़ की लंबाई का पूरा प्रतिबिंब देखा जाएगा। वाहनों में आपके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बड़े क्षेत्र और छोटे स्थान में एक तेज का दिखाई जाता है। वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसमें हमें बड़ी अपनी गाड़ी के पीछे आ रहे वाहनों की उपस्थिति के बारे में पता चलेगा। उसके बाद एक गोले दर्पण या परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी बिंब हमेशा दर्पण के पीछे तो यहाँ पर देखिए बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। आपके अर्थ है कि आपका दर्पण के बिंब को का प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस एक्स के अनुदिश मापी जाती है, धनात्मक मान मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स से अनुदिश मापी जाती है। दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर प्लस वाई एक्स को अनुदिश होता है मानी जाती है। नीचे की ओर ऋणात्मक माना जाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर आपका वाई एक्स अनुदिश मापी जाती है। जाने वाली दूरी ऋणात्मक होती है। बिंब से दूरी आपकी यू और ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी आप हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इस प्रकार से ऊपर वाले आपके प्लस के अंदर, इधर वाले आपके नीचे वाले माइनस में होते हैं। इसके बाद में दाएं वाले प्लस में होते हैं, बाएं वाले आपके माइनस में होते हैं। आप आने वाली किरणों प्लस में ले जाता है। उस प्रकार से ये दर्पण से फोकस दूरी को प्लस माइनस के क्रांति चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में दर्पण में मिरर सूत्र की बात है। बिंब की दूरी यू प्रतिबिंब की दूरी भी फोकस दूरी के बीच में संबंध को जिस सूत्र जब व्यक्त किया जाता है उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। यहाँ पर 1/v प्लस 1/u बराबर 1 होता है, जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। फोकस दूरी है यू ध्रुव से बिंब की दूरी है और v आपके ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। आवर्धन मैग्निफिकेशन की बात करें, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन अपेक्षित विस्तार, जिसमें ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब को हमेशा कितना गुण आवर्धित करता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई आकार बिंब वस्तु की ऊंचाई आकार का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन अम के अंदर प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई आती है। अम बराबर अचडेश बटा जाता है, इसे माइनस वी बटा यू से लिखा जाता है। अम बराबर वी यू व वी के संबंध होता है। आवर्धन चालन का मान बात करें, आवर्धन का मान प्लस बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक व सीधा होता है। आवर्धन का मान बताता है, आवर्धन का मान माइनस बताता है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है। आगे देखें, यदि वस्तु का बिंब ऊंचाई अच नोट व प्रतिबिंब की ऊंचाई अच आई है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अच आई बराबर अच नोट है तो अम बराबर ये प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होगा। यहाँ पर अच आई बड़ी है तो अम बड़ा होगा और यहाँ पर अच आई अगर कम है तो प्रतिबिंब ये छोटा होगा। उसके बाद प्रकाश में अपवर्तन की बात करें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसे प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। घटना सिर्फ पारदर्शी वस्तु पदार्थ में होती है, जैसे शीशा वायुजल होता है। यदि प्रकाश का किरण एक विरल माध्यम से दूसरे माध्यम में सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो आपके विलंब से झुक जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वायु कांच है या प्रकाश से वायु है, हम यदि सघन माध्यम में चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अविलंब की ओर दूर हट जाती है। सघन माध्यम बात कणों के मध्य घनत्व ज़्यादा होता है, कण पास रहते हैं, जबकि विरल माध्यम कणों के मध्य घनत्व कम होता है और कण दूर रहते हैं। उदाहरण देखें, पानी में भरे टैंक में, ताल में, पोखर में, तली में उठा हुआ प्रतीत होता है। कांच के स्लैब के ऊपर रखने पर अक्सर ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। प्रकाश कांच के बर्तन में रखी पेंसिल कांच के रूप से मड़ा हुआ दिखाई देना कांच के बर्तन में होता है। पानी में मरे कांच के बर्तन में नींबू रखे हैं, अन्य वस्तु का पार्श्व देखने पर बड़ा दिखाई देता है। अगर देखें नोट, जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश के वेग में चाल में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन होता है। प्रकाश के निर्वात में वेग होता है आपका प्रकाश का जो निर्वात में वेग होता है 3 मीटर प्रति सेकंड। जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में पृथक माध्यम में पृथक करने वाले पृष्ठ पर अभिलंब प्रवेश करती है तो अपवर्तन अपवर्तन नहीं होता है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद में देखें, पानी में थोड़ी ऊपर हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देना और अपवर्तन द्वारा सिक्के का ऊपर दिखाई देना। यहाँ पर ये गिलास में रखी स्ट्रा है, ये प्रकाश का ये सूर्य है। वायुमंडल में अपवर्तन का सूर्यास्त प्रभाव है। उसके बाद देखें, यहाँ पर अभिलंब से आपतन किरण आ रही है। अपतन कौन है, ये कौन, अपवर्तन कौन है, ये माध्यम 1 माध्यम 2 है तो ये आपका अपवर्तन किरण। इसके बाद देखें, यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कुछ और उदाहरण है। रात्रि में तारों का टिमटिमाना, अंदर जल के अंदर रखी मछली का कुछ रूप दिखाई देता है। सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के समय, कुछ समय बाद सूर्य क्षितिज के नीचे होने वाले हमें दिखाई देता है। जो प्रकाश का 4 मिनट अधिक होता है। पर पूर्णांतिक परावर्तन की बात करते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम दूसरे विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण परावर्तित निर्गत किरण अभिलंब से दूर हटती है। तब आपतन कोण का मान इतना बढ़ाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, जैसे आपतन कोण का क्रांति कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण को मान बढ़ाए और क्रांति किरणों का अपवर्तन नहीं होता है तो क्योंकि अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक होने के कारण अपतित किरणें किसी उसी माध्यम में वापस पड़ती हो जाती है। प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार से 90 डिग्री होता है पूर्णांतिक परावर्तन। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में जाए तो प्रकाश आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है। हीरा, अब उदाहरण देखें, आंतरिक पूर्णांतिक परावर्तन के हीरा अत्यधिक चमकता है, क्रांति कोण 24 डिग्री होता है, इससे कम होता है। पर रेगिस्तान व ठंडे देशों के अंदर मरीचिका दिखाई देती है। कांच का टूटा भाग चमकीला दिखाई देता है। पानी में पड़ी हुई परखली चमकीली दिखाई देती है। प्रकाश तंतु भी इसी सिद्धांत वगैरह करते हैं। पानी में हवा में बड़े बुलबुले चमकते हैं, काले से पोता हुआ गोला चमकता है। उसके बाद में देखें, यहाँ प्रकाश तंतु की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे।
तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु की बात करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके उपयोग देखिए प्रकाश संकेतों को दूर संचार में, शरीर के अंदर लेजर किरणों के भेजने में, मनुष्य के शरीर में आंतरिक भागों में परीक्षण करने में, विद्युत संकेतों के प्रकाश संकेत में बदलकर प्रेषित करने में, विज्ञान करने के प्रकाश विक्षेपण की बात करते हैं। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के विभक्त हो जाता है, विक्षेपण कहा जाता है। प्रिज्म से दूसरी ओर रखे पर्दे पर प्राप्त करने के लिए हमें रंगीन पट्टी लगाई जाती है, उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नीचे से ऊपर तक का क्रम आपका विविध जोर होता है, जिसके अंदर आपके बेनिया पिनाला बोलते हैं। श्वेत रंग सूर्य के प्रकाश में दृश्य स्पेक्ट्रम बनाता है, जो श्वेत प्रकाश कहा जाता है। लाल प्रकाश की बात करें सबसे कम झुकता है, अर्थात अपवर्तन कम होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा विचलन कम होता है। बैंगनी प्रकाश तो सबसे अधिक झुकता है, अपवर्तन अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम, विचलन कोण अधिक होता है। प्रिज्म प्राप्तित होने वाली किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आपतन किरण निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोणे का प्रकाश का किरण का विचलन कोण कहलाता है। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन की बात करते हैं। उसके बाद देंगे प्रकाश के प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कणों के कारण प्रकाश के सभी दिशाओं में अथवा फैल जाता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम व प्रकीर्णन अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक व प्रकीर्णन कम होता है। उदाहरण के आकाश का नीला रंग होता है, गहरे समुद्र जल व इसका जल नीला दिखाई देता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा में दिखाई देता है। खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग प्रकीर्णन में कम होता है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका रंग का प्रकाश अधिक दूर तक जाता है, जिसके कारण दूर तक दिखाई देता है। टनल प्रभाव की बात करें, जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का कार्य मार्ग दिखाई देता है। इन कणों में विस्तृत प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। इसे कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना में टनल प्रभाव कहते हैं। टनल प्रभाव जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र में से कोई पतला प्रकाश किरणपुंज प्रवेश करता है तो टनल प्रभाव दिखाई देता है। जंगल में विज्ञान यानी कि वितान में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो जंगल में कुआसे में जल की सूक्ष्म बूंदे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सामान्य जानकारी, जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे द्युति पिंड कहते हैं। जो वस्तु दूसरे के आर पर देख सकते पारदर्शी कहते हैं। जिसके आर पर नहीं देखा जाए पारदर्शी कहलाते हैं। जिस वस्तु के आर पर देखा जा सकता है उन्हें मगर स्पष्ट नहीं देखा पारभासी कहलाता है। सूची छिद्र कैमरे का उपयोग सूर्य वस्तुओं के प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। परछाइयाँ उपछाइयाँ बात करते हैं, जब प्रकाश किरणें रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश की किरणें आगे नहीं जा जाएगी, पर वस्तु के आगे पर्दे पर प्रकाश के कुछ भाग होंगे जो काफी अंधकार में होते हैं, जो छाया कहलाते हैं। छाया की लंबाई आकार की बात करें, प्रकाश के उद्गम के अपारदर्शी वस्तु के आकार में वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है, प्रकाश के उद्गम पर होता है। उसके बाद देखें छाया मध्य भाग में प्रकाश से एकदम नहीं पहुंचते हैं और पूर्ण अधिकार रहता है, इसे परछाया कहा जाता है। और जिस भाग पर अधिकांश प्रकाश पहुंच जाता है उसे उपछाया कहा जाता है। अपवर्तन के नियम देखिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से आपतित बिंदु अभिलंब एक ही तल पर होने चाहिए। प्रकाश के किसी निश्चित रेंज और निश्चित दिशाओं के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात इस तरह होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या आई और आर होती है। साइन आई बटे साइन आर होता है, स्थिरांक बोलते हैं। आपतन किरण या परावर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तन का कोण होता है अभिलंब आपतन कोण होता है, उसके मध्य में एक माध्यम होता है। स्थिरांक को मान को दूसरे माध्यम में पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तना कहते हैं। इसे म्यू से प्रतीत किया जाता है। आपतन कोण की बात करते हैं तो यहाँ पर एंगल ऑफ इनसाइडेंस यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होता है। अपवर्तन कोण की बात करते हैं, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण होते हैं। उसके बाद आप कांच के आयताकार स्लैब में परिवर्तन की बात करते हैं। कांच का स्लैब होता है, ये वायु होती है। इस प्रकार से अपवर्तन का नियम का समझा जा सकता है। जब आपतित किरण प्रकाश किरण भी से टकराती है तो कांच के स्लैब कुटके में प्रेस करते समय अभिलंब की ओर झुकती है और विरल से सघन माध्यम जाती है। जब अपवर्तन पृष्ठ सीढ़ी से होता है तो यहाँ प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। उक्त चित्र स्पष्ट से स्पष्ट है कि आपकी निर्गत किरण ओवस आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है। इस कारण से यह हुआ है कि स्लैब का वायुमंडल या अपृष्ठ भी उसके कांच वायु का अंतरापृष्ठ सीढ़ी प्रकाश किरण से मुड़ने पर प्रकाश एक दूसरे को विपरीत किसी कारण निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलती है। यही कारण है कि इसी कारण के प्रकाश किरणों के माध्यम से अंतरापृष्ठ अभिलंब अंत आपतित होते हैं और बीएफ किरण हो तो बिना किसी परिवर्तन के दिशा परिवर्तन सीधे ही स्लैब से गमन कर जाती है, अपवर्तन नहीं होता है।
अपवर्तन की बात करते हैं तो अपवर्तन का मान किसी माध्यम में युग्म में प्रकाश की सापेक्ष गति को दिखाता है। प्रकाश की गति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की गति 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड या 3⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति हमेशा अपेक्षा सघन माध्यम से विरल माध्यम से कम होती है। माना कि प्रकाश का माध्यम एक से दूसरे माध्यम में दो में प्रवेश करता है तो माना कि माध्यम में एक में प्रकाश की गति v1 व दूसरे माध्यम में प्रकाश की द्वितीय गति v2 होती है। इस अतः माध्यम 2 का माध्यम होता है सापेक्ष अपवर्तन के माध्यम से ए में प्रकाश की चाल तो माध्यम 2 में चाल के अनुपात का व्यक्त किया जाता है। प्राय हम n2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। n2 माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बात करते हैं v1/v2 होता है। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल माध्यम 1 में प्रकाश की चाल के अनुपात को व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v2/v1 में आपका प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में आपका देखिए आपका आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी माध्यम द्वारा निर्वात में सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाते हैं। उदाहरण मान लिया गया है कि माध्यम एक निर्वात है और माध्यम 2 के लिए अन्य माध्यम है तो स्थिति क्या होगी। यहाँ दरगाह पर निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है तो यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम अनुपात में लिखेंगे तो आपका माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक भी कहते हैं। जल का अपवर्तनांक 1.33 अर्थात यह है कि वायु में प्रकाश का वेग जल के प्रकाश के वेग का अनुपात 1.33 होता है। यहाँ पर यह वायु के लिए वायु के लिए अपवर्तनांक 1.003 होता है, यानी यह लगभग 1 होता है। जो बर्फ के लिए 1.33 होता है, जल के लिए 1.33 होता है, एल्कोहल के लिए 1.36 होता है, केरोसिन के लिए 1.44 होता है, संगलित क्वार्ट्ज के लिए 1.46 होता है, तारपीन के तेल के लिए 1.47 होता है, बेंजीन के लिए 1.50 होता है और क्राउन कांच के लिए 1.52 होता है, कनाडा बाल्सम के लिए 1.53 होता है, खनिज अम्ल नमक के लिए 154 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1.63 होता है, सघन क्लिष्ट या कांच के लिए 1.65 होता है, रूबी या मणि के लिए 1.70 होता है, नीलम के लिए 1.77 होता है, हीरा यह सबसे अधिक होता है, इसके अंदर 2.242 होता है। उसके बाद किसी माध्यम के प्रकाश का अपवर्तन करने की क्षमता को स्वप्रकाशित घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह द्रव्यमान घनत्व से भिन्न होता है। जिस माध्यम का अपवर्तन ज़्यादा होता है वह सघन माध्यम, जिसका माध्यम का अपवर्तन कम होता है उसका विरल माध्यम कहते हैं। प्रकाश विरल माध्यम में प्रकाश का चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। गोलीय लेंस के अपवर्तन की बात करते हैं। प्रकाश जब दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जो तब एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो तो लेंस कहलाता है। यहाँ पर उत्तल लेंस है या विषारी लेंस होता है। यहाँ पर द्विव उत्तल या समतल उत्तल या अवतल उत्तल होता है। यहाँ पर अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस के अंदर द्विव अवतल होता है, समतल अवतल होता है, अवतला उत्तल होता है। यहाँ पर उत्तल लेंस की बात करते हैं। जिस लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए दो पृष्ठ होते हैं उसे उत्तल द्विव उत्तल या उत्तल लेंस कहते हैं। यह लेंस बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। यह लेंस प्रकाश की किरणों को बिंदुवत अपसारित कर देता है, इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इस प्रकार से अक्स आएगी, वहाँ पर इस प्रकार से बिंदु फोकसित हो जाएगा। उसके बाद देखिए अवतल लेंस की बात है। जिस लेंस में अंदर की ओर विकृत हो जाता है गोलीय पृष्ठ होता है द्विव अवतल लेंस कहलाता है। यह लेंस बीच में से पतला होता है, किनारों से पतला मोटा होता है। यह लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित या फैला देता है, इस कारण से अपसारी लेंस कहा जाता है। यह मुख्य अक्ष वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र होता है। यहाँ पर यह फोकस बिंदु होता है, फोकस तल होता है, रफ होता है। गोलीय लेंस या ये संबंधी महत्वपूर्ण वक्रता केंद्र किसी लेंस में उत्तल अवतल को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर गोले का भाग होता है जो गोलों के केंद्र के वक्रता केंद्र होता है। C1 C2 से प्रतीक किया जाता है। मुख्य अक्ष की बात करें किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र पर गुजरने वाले काल्पनिक रेखा सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र की बात करें लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। से प्रदर्शित करते हैं। इसमें गुजरने वाले प्रकाश किरण बिना विचलन के निर्गत होते हैं। यहाँ पर देखें द्वार की गोलीय लेंस की वक्रता वृत्ताकार रूपरेखा को उसको प्रभावी व्यास द्वारा कहा जाता है। पतले लेंस की बात करें ऐसे लेंस जिनका द्वार पे इतना वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है, इसे लेंस पतले लेंस कहते हैं। मोटा लेंस या पतला लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस यानी पेरिफेरल फोकस होता है। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के बिंदु से दूर अपसारित केंद्रित हो जाती है, उसे उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहा जाता है। इसके अवतल लेंस की बात करें मुख्य फोकस आपका उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण आने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात उस बिंदु से अपसरित या प्रतीत आती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य अक्ष की स्थिति पर अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस दूरी बात करें किसी भी लेंस के मुख्य फोकस के प्रकाश केंद्र से फोकस दूरी अप होती है। उस लेंसों में प्रतिबिंब बनाने के नियम की बात करें लेंसों द्वारा किस किरण आरेख बनाने के लिए हम उस नियम के लिए दो प्रकाश किरणों का आपस में विचार करते हैं। मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी मुख्य फोकस की गुजरने वाली अवतल लेंस में या उसी और स्थित बिंदु से फोकस अपसारित या प्रतीत होती है। यहाँ पर देखें मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर देखें लेंस में प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात किसी विचलन से नई सीधी निर्गत हो जाती है। उसी बात देखें उत्तल लेंस प्रतिबिंब निर्माण करे जब बिंब आपका अनंत पर स्थित हो तो यहाँ पर आपका
बिंब अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब स्थिति अनंत पर आकार विषुवत बिंदुवत होगा, प्रकृति वास्तविक उल्टा होगा। जब बिंदु अनंत व 2 के बीच में है स्थित है तो यह प्रतिबिंब 2 के बीच में होगा, आकार आपका बिंब से छोटा होगा और प्रकृति वास्तविक उल्टा होगा। जब बिंबु 2 पर है तो यहाँ प्रतिबिंब भी 2 पर बनेगा, बराबर साइज बराबर होगा, वास्तविक उल्टा होगा। और जब बिंब आपका 2 और F1 के बीच में स्थित है तो यहाँ पर स्थिति वक्रता के अंदर 2 से परे होगी, आकार बड़ा होगा, प्रकृति वास्तविक उल्टा होगा। आगे देखें यहाँ पर जब प्रकाश बिंब F1 पर स्थित है तो यहाँ पर बिंब आपका अनंत पर बनेगा और अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। जब बिंब आपका F1 और 0 के मध्य स्थित है तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब स्थिति की लेंस के बीच होगी, आभार अभिवर्धित बड़ा होगा और प्रकृति आभासी व सीधी होगी। उसके बाद यहाँ पर देखें बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति देखें। अनंत पर है तो फोकस F2 पर बनेगा, अत्यंत छोटा बिंदुवत होगा, वास्तविक उल्टा होगा। 2F1 पर परे है तो 2F2 के बीच में बनेगा, छोटा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। 2F2 पर है तो 2F2 पर बनेगा, साइज समान होगा, वास्तविक उल्टा होगा। और आपके F1 और 2F1 के बीच में तो 2F2 से परे होगा, बड़ा विवर्धित तो वास्तविक और उल्टा होगा। तो फोकस F1 पर है तो अनंत पर बनेगा, असीमित रूप से बड़ा होगा, अर्थात अत्यधिक विवर्धित होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अब 2 प्रकाश केंद्र प्रकाशीय केंद्र O के बीच में स्थित है तो जिस ओर बिंब है वो लेंस उसी ओर आपका बड़ा अवधित होगा, आभासी और सीधा होगा। उस बात के अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करें। जब बिंब अनंत पर है तो आपका प्रतिबिंब अफ पर आपका F1 पर बनेगा, बिंदुवत होगा, आभासी व सीधा होगा। जब बिंदु अनंत पर है तो अवतल लेंस में प्रकाशीय केंद्र O पर उपस्थित है तो आपका यहाँ पर प्रतिबिंब आपका F1 प्रकाशीय केंद्र बीच में बनेगा और उसके यहाँ पर छोटा होगा, प्रकृति आभासी व सीधा होगा। यहाँ पर देखिए अनंत पर है तो F1 पर बनेगा, आभासी व सीधा होगा और अत्यधिक छोटा होगा। अनंत पर प्रकाशीय केंद्र के बीच में स्थित F1 पर बनेगा, प्रकाशीय केंद्र के बीच होगा, आभासी व सीधा, बिंब छोटा होगा। गोले लेंसों के लिए बिंदु चिन्ह पर पड़े देखें, जिन सभी दूरियां लेंसों के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। UV H मान उचित चिन्ह प्रॉपर्टी के साथ रखने पर हमें नई क्रांति चिन्ह प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। ध्यान लेंस सूत्र की बात करते हैं। लेंस में बिंब की दूरी V और प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी होती है। लेंस सूत्र आपका 1/V - 1/U = 1/। आवर्धन की बात करते हैं। गोले लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन आपका सापेक्ष विस्तार जिसमें ज्ञात होता है और कोई प्रतिबिंब बिंब की और अपेक्षा कितना गुणा आवर्धित है तो बड़ा होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात के बराबर होता है। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई होती है। यहाँ पर H' होता है, यहाँ पर V/U होता है। V और V में संबंध होता है ये। उसके बाद में देखें आपके दोस्त आगे है लेंस की क्षमता। जो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी असही मात्रा आपका डायप्टर होता है। इसे 10 यानी 1 प्रति मीटर होता है। यहाँ पर P = 1/2 होता है। यह फोकस दूरी आपको मीटर में व्यक्त करने की क्षमता को डायप्टर या व्यक्त किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखिए मानव नेत्र या हेमोसाइज की बात करिए, अत्यंत मुलायम और सुग्राही केंद्रीय होती है। नेत्र में विभिन्न भागाकारी करते हैं। कॉर्निया की बात करिए, स्वच्छ मंडल होता है। कॉर्निया का यह पारदर्शी जलीय होती है। प्रकाश नेत्र में प्रवेश कॉर्निया द्वारा होता है। यह बाहरी सतह से अधिकांश प्रकाश किरण का पवर्तन होता है। गोल नेत्र गोले की बात करिए, आकृति गोल होती है। वह 2.3 सेंटीमीटर प्रतारिका आयरिस की कॉर्निया का पीछे का स्थित होता है। गहरा पेश या डायफ्राम होता है, इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र जिसे पुतली प्यूपल या नेत्र तारा कहते हैं। आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा हो जाता है। इस पुतली के आकार में नियंत्रण करता है। आंख का रंग इसके कारण होता है काला भूरा नीला होता है। पुतली की बात करें, अभिनेत्र लेंस में जो कर रहा है खुलता है और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अभिनेत्र लेंस की बात करते हैं, उत्तल लेंस होता है जो लेंस रेशेदार जलीवत पदार्थ से बना होता है। आकार बिंब की दूरी के अनुसार बदलता रहता है। इससे वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पक्षमापी पेशियां इसके या लेंस के आकार को नियंत्रित करते हैं। खचाव द्रव की बात करें, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में द्रव होता है। नेत्र गोलक को आकार के प्रदान करता है। यहाँ पर प्रतारिका, पुतली, कॉर्निया, जलीय द्रव, मांसपेशियां, श्वेतपटल, रक्तपटल, दृष्टिपटल, प्रकाश नाड़ी होती है। उसके बाद रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है। रेटिना की बात, रेटिना या दृष्टिपटल या नेत्र गोलक के पश्चात भाग पर्दे पर कार्य करता है। प्रकाश उगराही व विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। द्रक तंत्र की बात करें, नेत्र गोलक के पश्च भाग से आपके द्रक निकलकर मस्तिष्क तक जुड़ा रहता है। द्रक तंत्रिका रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा प्रतिबिंब तक पहुंचाती है। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनाना वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण नेत्र के जलीय द्रव या नेत्र लेंस कचाव द्रव से अपवर्तित होकर रेटिना पर आती है। तो यहाँ पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से द्रक तंत्रिकाओं द्वारा विद्युत सिग्नल मस्तिष्क तक जाते हैं। मस्तिष्क द्वारा अनुभव के आधार पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। समझन क्षमता की बात करते हैं। मात्र अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर समंजन क्षमता कहलाता है। जब पेशियां शिथिल होती है तो नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जब मांसपेशियां सिकुड़ती है तो नेत्र की वक्रता बढ़ती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है।
मानव नेत्र का परास देखें 25 सेंटीमीटर अनंत तक होती है, न्यूनतम आपके 25 सेंटीमीटर अनंत, आपकी अधिकतम दूरी आपके अनंत होती है। मोतियाबिंद की बात करते हैं, कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस एक पतली धुंधली परत चढ़ जाती है, जिससे लेंस में दूध या वह धुंधलापन आ जाता है। स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। निवारण देखिए शल्य क्रिया द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। दृष्टि दोष की बात करें तो आपका दृष्टि दोष होता है नेत्र संवेदन क्षमता के कारण, हम कभी कभी अब आपके अपवर्तन दोष के कारण आपके दृष्टि धुंधला हो जाती है, इसे दृष्टि दोष कहा जाता है। जैसे निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं, निकट की वस्तु उस पर दिखाई देती है लेकिन वह दूर की वस्तु उस पर दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रतिबिंब निकट दृष्टि पटल के सामने बनता है। कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। नेत्र गोलक का लंबा होना भी इसके कारण होता है। निवारण देखा अपसारी लेंस अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ये निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और जिसके कारण ये आपका पास बनता है, इसके अंदर निवारण के लिए हम यहाँ पर आंख के आगे बिंदुवत होता है और ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। निकट दृष्टि दोष के लिए नेत्र की दूरी की बिंदु होती है और यहाँ पर हम इसके निवारण के लिए दोष निवारण के लिए यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे ये आपका स्पष्ट दिखाई देता है। उसके बाद देखें यहाँ पर आपका दीर्घ दृष्टि दोष की बात करते हैं। निकट की वस्तु अस्पष्ट, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, यह नेत्र गोलक का छोटा हो जाना होता है। उसके बाद देखिए आपका जरा दृष्टि दोष, इसके अंदर परसियो बोलते हैं। आयु में वृद्धि होने के कारण नेत्र की समझ क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्ति को निकट बिंदु दूर हट जाता है, जिसे दूरदृष्टि कहते हैं। व्यक्ति में निकट के दीर्घ व्यक्ति को निकट व दीर्घ वस्तु दृष्टि तो उत्पन्न हो जाती है। कारण देखिए पक्ष मांसपेशियों का धीरे धीरे दुर्बल होना, कष्टलीय लेंस लचीलेपन में कमी आ जाती है, इस कारण से उत्पन्न होती है। यहाँ पर ये दीर्घ दृष्टि दोष है, इस कारण से ये आपकी क्रिया होती है। निवारण के लिए अवतल दोनों लेंसों का द्विफोक्सी लेंस का उपयोग जाता है। आजकल संपर्श लेंस या कॉन्ट्रैक्शन लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को संशोधन में किया जाता है। दूरदृष्टि दोष का निवारण इस प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रकाश नंबर टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों।